My rival for your love, you have invited them all. This is mere insult, this is no farewell tonight. जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। तो भाई हमारे माल को लोग बाहर बेच के तो दादो तहसीन समेट रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू गज़ल से मेरा रिश्ता मोहब्बत का है। मैंने ये महसूस किया, ज़ाहिर है अंग्रेज़ी की जो असातिज़ा हैं उनसे अक्सर मेरी गुफ्तगू होती रहती है, तो हम अक्सर मरगूब होते हैं उन असनाफ से जो मग़रिब से आती हैं, और हमारे तनकीदी पैमाने भी ज़्यादातर मग़रिब से आए हैं, और हम उनसे उर्दू गज़ल की अज़मत को परखने की कोशिश करते हैं। जब नाकाम होते हैं तो गज़ल को कोसना शुरू कर देते हैं, चे जाए कि हम अपने नक़ाद पैदा करें जो अपनी मट्टी से फूटी हुई गज़ल के तनकीदी पैमाने वज़ा करे, ताकि उसकी सही तरह से तफ़हीम भी हो सके और उसकी अज़मत से भी आश्कार लोगों को किया जा सके। उर्दू गज़ल के इर्तिकाब में अगर एक इसको मग़रबी तनाज़ुर से देखने की कोशिश की जाए तो मग़रिब में जितनी भी तहरीकें आईं, शायरी को और अदब को जदीद अदब बनाने की, या इनकलाब लाया गया, नई असनाफ़ वज़ा की गई, या पुरानी असनाफ़ पे कुछ एतराज़ात किए गए और फिर उन एतराज़ात को दूर करने की कोशिश की गई, उनका क्या पस मंज़र था और उर्दू गज़ल ख़ास तौर पर इसका क्या पस मंज़र था, और क्या हम किस हद तक हमने इंसाफ किया कि उन तनकीदी पैमानों की रोशनी में हमने गज़ल पे एतराज़ात किए। ज़ाहिर है इस बात से तो मेरा ख़्याल है तमाम लोग मुत्तफ़िक़ हैं कि गज़ल पे जो एतराज़ात हाल ही के दौर में हुए उनमें से अक्सर का जवाब तो इकबाल की गज़ल के बाद ख़त्म हो गया। मसलन मौज़ूआत के तनव्वु के एतबार से तो दुनिया का हर मौज़ू जो मैं आलमी अदब पढ़ाता हूँ, बिलख़ुसूस अंग्रेज़ी अदब पढ़ाता हूँ, तो उसमें वो तमाम मौज़ूआत जो मौजूद होते हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो मेरे जहन में अक्सर उर्दू गज़ल के और गालिब जैसे, मीर जैसे, और इवन हमारे जो जदीद गज़ल गो शुअरा हैं, इफ्तिखार आरिफ और जो अभी हयात हैं और अभी बहुत मेरे ख़्याल में तो बहुत तवाना गज़ल अभी भी लिखी जा रही। बस सिर्फ ये है कि हमें जिस तेज़ रफ्तारी से गज़ल आगे बढ़ रही है उस तेज़ रफ्तारी से उर्दू गज़ल शायरी का नक्काद मुझे नज़र नहीं आया आगे बढ़ता हुआ। तो ज़्यादा पीछे से मैं आगाज़ नहीं करूँगा, लेकिन उस 19वीं सदी में जब विक्टोरियन पोइट्री अंग्रेज़ी में लिखी जा रही थी तो एक रोमांटिक पोइट्री के ख़िलाफ़ इनकलाब आया और उसमें कुछ नई जहात शामिल की गई। मसलन एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की टेक्निक इस्तेमाल की गई, जो कि उर्दू गज़ल में तो वली दकनी से चली आ रही है। मुकालमाती अंदाज़ उर्दू गज़ल में तो पहले से मौजूद है। फिर जो डॉक्टर रशीद हसन सिद्दीकी ने बात की कि उर्दू गज़ल का तहज़ीब से और तहज़ीब का उर्दू गज़ल से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, ये रच बस गई है एक दूसरे में। इसकी वजह से इसको ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता था कि यहाँ से उठा के इस पौधे को जो है वो मग़रिब में लगा दिया जाए या मग़रिब से किसी सिन्फ़ को यहाँ पर कर दिया जाए। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने एक जगह पे लिखा था कि पोइट्री इज़ व्हाट इज़ लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। तो उर्दू गज़ल का चूँकि तर्जुमा करेंगे तो शायरी उसमें से गायब हो जाएगी, पीछे जो बचेगा वो शायद इतना वैल्यूएबल नहीं होगा। और यही वजह अक्सर लोग एतराज़ करते हैं कि जी नोबेल प्राइज़ क्यों नहीं मिलता, शायरी को क्यों नहीं मिलता और गज़ल को क्यों नहीं मिलता। भाई उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि अंग्रेज़ी में उसका तर्जुमा हुआ हो, और अंग्रेज़ी में तर्जुमा नावल का तो फिर भी हो सकता है, नज़्म का भी किसी हद तक हो सकता है, अगरचे
इंसाफ तो उससे भी नहीं हो पाता, लेकिन गज़ल तो जब आप उसको तर्जुमा उसका करेंगे तो उसमें पीछे कुछ बचेगा नहीं। और बज़ाहिर जिसको हम कहते हैं कि ये मेरे पसंदीदा शुआरा में से जॉन एलिया भी है, अक्सर कहते हैं कि जी ये तो महज़ लहजे का शायर है। भाई लहजा क्या होता है? लहजा जज्बात के इजहार का एक ज़रिया है। मैं न्यूरोसाइंस भी पढ़ाता हूँ, तो हमारे दिमाग में ये बायां हिस्सा दिमाग का ज़ुबान को प्रोसेस करता है, और दायां हिस्सा ज़ुबान के जो उतार चढ़ाव हैं और उनका जो ताल्लुक़ हमारे जज्बात से है, एहसासात से है, और ख़ुसूसन म्यूज़िक के साथ जिसका ताल्लुक़ है, वो दिमाग का दायां हिस्सा उसको प्रोसेस कर रहा होता है। तो जिसको हम लहजा कह के कमतर शायरी समझ रहे होते हैं, वो बुनियादी तौर पर एहसासात और जज्बात के इजहार का एक ज़रिया है। इसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उर्दू ज़ुबान की खसूसियत है। मसलन एक एतराज़ ये किया जाता है कि जी उर्दू में पाबंदी है काफ़िए की और रदीफ़ की, इतनी पाबंदियों के बाद पीछे शायर के लिए बचता ही क्या है। लेकिन ये जो पाबंदी उफ़क़ी पाबंदी शायद ज़्यादा है हैत की वजह से, वो अमूदी हवालों से बहुत वुसअत उसमें हमें मिलती है। एक तो उर्दू ज़ुबान का अपना मिजाज है। उर्दू ज़ुबान में मसलन जो लिसानियात से वाबस्ता यहाँ लोग बैठे वो यकीनन इसकी तस्दीक करेंगे कि अमदादी अफ़ाल जुमले के आखिर में आते हैं, और यूरोपियन ज़ुबानों के मुकाबले में कसीर तादाद में है। तो इसलिए रदीफ़ बहुत नेचुरल सी बात है उर्दू में उसका आना। ये कोई दुम छल्ला नहीं है या ज़बरदस्ती का ये लगाया हुआ नहीं है। इसी वजह से बहुत सारे अशार ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ऐसे महसूस होता है जैसे नसर में लिखे गए हैं, इतने रवां होते हैं। ये काम अंग्रेज़ी में नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वहाँ एहतजाज हुआ। वहाँ काफ़िया हमसे भी ज़्यादा तंग है। हमारे यहाँ कवाफ़ी निस्बतन आपको ज़्यादा मिलते हैं। फिर वहाँ हाफ राइम का इस तरह का जो है वो ज़िक्र आया। बहरहाल मैं चूँकि ज़्यादा तवालत में नहीं जाना चाहता, मुख्तसरन मैं ये कहूँगा कि जब जदीदियत और पस जदीदियत में शायरी लिखी गई तो उन्होंने जो एतराज़ात किए, एक तो एतराज़ ये किया कि ये नज़्म जो है जैसे एपिक लिखी जाती थी, बड़ी तवील नज़्म है, तो उसका एक नैरेटिव स्ट्रक्चर होता था पूरा, तो वो अब नए दौर में मुमकिन नहीं रहा। तो नए दौर में जितनी कम्प्लेक्सिटी है इसके इजहार के लिए ज़रूरी है कि वो सिन्फ़े सुखन बज़ाते ख़ुद कॉम्प्लेक्स हो। तो उसमें जानबूझ के चीज़ों को उलझाया गया। अब हुआ क्या, टी.एस. इलियट ने जब नज़्म, जदीद नज़्म का जिसको नुमाइंदा जिसको नज़्म कहा जाता है, द वेस्टलैंड, जब वो लिखी और एज़रा पाउंड के पास लेके गया तो उसने उसको उसके 3/4 को काट दिया, 1/4 रहने दी, और वो काटा भी बीच बीच में से, और उसमें वो खूबियाँ पैदा कर दी जो उर्दू गज़ल की इख्तिसार में हैं, जो उसकी इमायत में हैं। तो भाई हम क्यों किसी का मुंह देख के अपने गाल पे तमाचे मारते हैं? इतनी खूबसूरत हमारे यहाँ एक गज़ल मौजूद है, हम उसका इदराक हम क्यों नहीं कर पा रहे, और महज वो साम्राज्यी ताकतों की वजह से समझते हैं कि उनकी हर चीज़ ही हमसे अच्छी होगी तो बस इसको तर्क कर दें। एमिली डिकिंसन की एक नज़्म है छोटी सी। अमरीकी अदब में 2 बड़े नाम हैं, 2 स्ट्रीम्स हैं, 2 धारे हैं। एक एमिली डिकिंसन, उसको डिकन्सोनियन कहते हैं, और एक वॉल्ट विटमैन, विटमैनियन, 2 धारे चलते हैं। तो विटमैनियन में आपको बहुत ज़्यादा लफाजी मिलती है, उसकी बहुत तवील नज़में हैं, जैसे लीव्स ऑफ ग्रास आपने सुना होगा वॉल्ट विटमैन में, और एमिली डिकिंसन के यहाँ आपको बहुत इख्तिसार मिलता है। और जैसे उर्दू गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, उसकी भी नज़मों के कोई उन्वान नहीं हुआ करते, और उसमें बाकायदा पॉजेज़ हैं जो बहुत बामाना हैं, टुकड़े हैं
जैसे जदीदियत में फ्रेगमेंटेशन एक टेक्निक है बाकायदा, कि आप टुकड़ों को जोड़ के तो एक तासुर पैदा करने की कोशिश करते हैं, वेल निट स्ट्रक्चर, नैरेटिव स्ट्रक्चर नहीं होता। तो ये उर्दू में तो ये, और ख़ास तौर पर उर्दू गज़ल में तो पहले से मौजूद है ये फ्रेगमेंटेशन, जिसको हम कह रहे हैं कि हर शेर का अलग से मफहूम होता है, और उसमें भी दो मिसरों में आपने मुकम्मल बात करनी होती है तो महज इशारे होते हैं, और उन इशारों में कहीं नहीं बताया जाता कि कौन किससे किस मौजू पे मुखातिब है। तो वो जो चीज़ें अंग्रेज़ी में वो लाना चाह रहे थे वो इसमें पहले से मौजूद थी। इसी तरह अच्छा, इसकी एक पोएम है आई डिवेल इन पॉसिबिलिटी, एमिली डिकिंसन की। तो इसका मैं सिर्फ चंद लाइनें पढ़ूंगा, और मैं समझता हूँ कि ये तो बहुत अच्छा, ऐसे लगता है जैसे उसने गज़ल पे लिखा, अगर जो उसने पोइट्री पे लिखा अपनी। आई डिवेल इन पॉसिबिलिटी यानी इम्कानात, अ फेयर हाउस दैन प्रोज, तो नसर के मुकाबले में शायरी में ज़्यादा इम्कानात हैं। मोर न्यूमरस ऑफ विंडोज़ सुपीरियर फॉर डोर्स, जिसमें ज़्यादा दरीचे हैं, आपको ज़्यादा कुशादगी नज़र आती है। बज़ाहिर वो घर का जिक्र कर रही है, ज़ाहिर है डिवेलिंग प्लेस है, रिहाइश गाह है, तो मुख्तसर सी है, किसी सहरा की, किसी समंदर की बात नहीं कर रही। तो ये मैं बात कर रहा था कि उफ़क़ी तौर पर हैत के एतबार से शायद महदूद हो गज़ल, लेकिन उमूदी तौर पर वो इसको फिर जोड़ती है। मैं पढ़ देता हूँ जल्दी से। ऑफ चैम्बर्स एज द सेडर्स इम्प्रेगनेबल ऑफ आई, यानी जहाँ तक हमारी आँख नहीं पहुँच सकती, इस तरह देवदार के बड़े तवील दरख्त हैं इसमें। एंड फॉर एन एवर लास्टिंग रूफ द गैम्बलर्स ऑफ द स्काई, और छत की जगह आसमान है, जिसको हम अंग्रेज़ी में कहते हैं कि स्काई इज़ द लिमिट, यानी छत मौजूद ही नहीं है। ऑफ विजिटर्स द फेयरेस्ट, तो जो इसकी अट्रैक्शन है। फॉर ऑक्यूपेशन दिस द स्प्रेडिंग वाइड माई नैरो हैंड्स टू गैदर पैराडाइज, तो ये नैरो हैंड से आप जो पैराडाइज को, पूरी जन्नत को समेट लेते हैं अपने। अच्छा, इसमें बड़ी खूबसूरत बात यह है कि वो दुआ के ज़रिए भी आप जन्नत को समेट सकते हैं। तो ये एक अच्छा, ये बिल्कुल उसी तरह के इशारे हैं जैसे हमारे यहाँ उर्दू गज़ल में होते हैं, और उसने मुवाजना करते हुए उसकी तारीफ़ में ये गज़ल लिखी है। अब दूसरी तरफ मैं ये बताऊंगा कि आलमी सतह पे जब आलमी अदब में पढ़ाता हूँ तो उसमें बहुत सारी ज़ुबानों के शुआरा शामिल हैं। एक उसमें कश्मीर का शायर आगा शाहिद अली, आपने यकीनन सुना होगा, तो उसकी एक किताब है बुक ऑफ गज़ल्स, और उसको कहा जाता है कि जी अंग्रेज़ी में उसने गज़ल को इंट्रोड्यूस करवाया। उसमें से एक है कॉल मी इस्माइल टू नाइट। इस्माइल काफिया है और टू नाइट जो है वो रदीफ़ है। बस मैं चंद वो पढ़ूंगा, लेकिन मैं असल जो बात करना चाहता हूँ वो ये है कि उसने हमारे शुआरा को सूडो किस्म की ट्रांसलेशन करके तो बहुत नाम कमाया है, और ये शामिल है, मैं खुद पढ़ाता हूँ, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के निसाब में शामिल है। कई दफ़ा मैंने इतराज़ भी किया कि भाई ये तो चरबा है गालिब का, तो इसको तो निकालो, लेकिन बस शायद इसी ज़रिए मेरी बात पहुँच जाए कहीं साहिब इक़्तिदार तक। तो ये मैं चंद लाइनें पढ़ता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि ये गज़ल अंग्रेज़ी में किस तरह सुनाई देती है। वेयर आर यू नाउ हु लाइज बीनीथ योर स्पेल टू नाइट, ये मतला है। Whom else from rupture's road will you expel tonight? ठीक है, तो ये इसी तरह चलता है। टेल टू नाइट, सेल टू नाइट, फेल टू नाइट, इनफिडेल टू नाइट। मैं इसमें से दो अशार पढ़ता हूँ, आप खुद ही समझ लेंगे कि ये किन अशार का उसने चरबा किया, और अंग्रेज़ी ज़ुबान में गज़ल को इंट्रोड्यूस करके अच्छा खासा जो है वो नाम कमाया। नीचे कहीं उसने हवाला तक नहीं दिया, ये एक प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी भी है। तो एक तो शेर ये है, गॉड लिमिट दीज पनिशमेंट्स, देयर इज स्टिल जजमेंट डे। आई एम अ मेयर सिनर, आई एम नो इनफिडेल टू नाइट। अगर आप टू नाइट को भूल जाएं तो ये है कि हद चाहिए सज़ा में अकूबत के वास्ते, आखिर गुनाहगार हूँ काफिर नहीं हूँ मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। गॉड लिमिट दाई पनिशमेंट्स, देयर इज स्टिल जजमेंट डे।
आई एम अ मेयर सिनर, आई एम नो इनफिडेल टुनाइट। महज तर्जुमा करके वो गज़ल का तारुफ करवा रहा है वहाँ पे और अपना नाम बना रहा है। इसी तरह एक और शेर है उसका, इसी गज़ल में से है, माई राइवल फॉर योर लव यू हैव इन्वाइटेड देम ऑल, दिस इज मेयर इंसल्ट, दिस इज नो फेयरवेल टुनाइट। जमा करते हो क्यों रकीबों को, एक तमाशा हुआ गिला ना हुआ। मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, माई राइवल्स फॉर योर लव यू हैव इन्वाइटेड देम ऑल, दिस इज मेयर इंसल्ट, दिस इज नो फेयरवेल टुनाइट। ओ भाई, हमारे माल को लोग बाहर बेच के तो दादो तहसीन समेट रहे हैं, और एक हम हैं कि इसको कमतर समझते हैं। तो ये मेरी इस्तदा है, और अंग्रेज़ी उस्ताद होने के बावजूद मैं समझता हूँ कि कभी वक्त मिला तो मैं इस पे कोशिश करूँगा लिखने की भी, ताकि ये जो आपने शर्त लगाई है कि मुहक्किकीन सारे बैठे हैं जिन्होंने उर्दू गज़ल पे लिखा है, तो मेरा नाम भी उनमें शामिल हो सके।